गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? मैं एक्सेलेंस क्लासेस बिरौल के यूट्यूब चैनल पर फिर से एक नया वीडियो लेकर आप लोगों के सामने आ गया हूं। मुझे उम्मीद है कि इससे पहला मेरा वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा, जिससे मैंने विधिवत रूप से पॉलिटी की शुरुआत कर दी है। प्रीवियस दो पॉलिटी के वीडियो में मैंने आपको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक की पूरी कहानी बता दिया है। यदि आप मेरा वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो दो वीडियो देख लीजिए। आप एक्सेलेंस क्लासेस बिरौल के यूट्यूब चैनल को खोलिएगा तो वहां मेरा वीडियो होगा पॉलिटी 1 और पॉलिटी 2 के नाम से। उसको सबसे पहले आप देख लीजिए, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए और फिर घर पे बैठ के मजे से पढ़िए। तो आज उससे आगे की कहानी लेकर मैं आपके सामने आ गया हूं। आज हम लोग भारतीय संविधान निर्माण की कहानी को देखेंगे, और ये बहुत ही विस्तृत चैप्टर है, लेकिन हमें एसएससी, रेलवे, बिहार पुलिस और बीपीएससी के पीसीएस के पीटी के एग्जाम के व्यू से देखना है। और यहां तक में जितने सारे फैक्ट को कवर किया गया है और आज तक के एग्जाम पूछा गया है या आने वाले अपकमिंग एग्जाम में पूछा जा सकता है, उस सभी फैक्ट को मैं इंक्लूड कर दिया हूं। इससे विस्तृत अध्ययन नहीं करना है आपको। अगर आप एसएससी का या रेलवे का या किसी भी पीसीएस का एग्जाम देने के बारे में सोच रहे हैं तो इतना फैक्ट आपके लिए पर्याप्त है। अगर आप केवल संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का एग्जाम देंगे तभी इससे विस्तृत आपको पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आप कॉपी कलम लेकर घर पे बैठ जाइए और जो भी इंपोर्टेंट पॉइंट आपको लगे आप नोट कर लीजिए। आप स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं। और मेरे प्रिय दोस्तों, माय डियर स्टूडेंट्स, आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लास देखने का सबसे बड़ा डिमेरिट एक ये होता है कि बच्चे शुरू से अंत तक नहीं देखते हैं। अगर आप क्लासरूम आते हैं तो शुरू से अंत तक क्लास में बैठते हैं, लेकिन जब ऑनलाइन वीडियो देखते हैं तो 5 मिनट देख लिए फिर छोड़ दिए, फिर 5 मिनट देख लिए फिर छोड़ दिए। इसमें आपका पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाता है। तो आप कंसंट्रेट होके एक हेडफोन है तो लगाइए और मेरा पूरा वीडियो देखिए, और फिर ट्रस्ट कीजिए आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, क्लासरूम वाला फीलिंग आएगा। अगर आप नहीं समझते हैं तो 2-3 बार पॉज करके देख लीजिए सारे वीडियो को। जिस पॉइंट पे अच्छे से नहीं समझते हैं वहां पॉज करके देखिए। फिर भी आपको समझ नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, ग्रुप में कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखिए, और आपको बहुत ही मजा आएगा और घर पे बैठे बैठे आपका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा होगा। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए मैंने टॉपिक भी डाल दिया है, संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए भारतीय संविधान, सबसे पहले इसके कुछ ऐतिहासिक फैक्ट को पढ़ लेते हैं कि संविधान की मांग सबसे पहले किसने किया था। और 1927 ईस्वी में एक साइमन आयोग का गठन हुआ था, जिसके सारे सदस्य अंग्रेज थे। और जब वो 1928 ईस्वी में भारत आया था तो उसने कांग्रेसियों को एक चुनौती दिया था। लॉर्ड बर्केनहेम ने एक चुनौती दिया था कि भारतीय कोई भी ऐसा संविधान बनाकर दिखाए जिसे सभी वर्ग स्वीकार कर ले। तो इसी चुनौती को पूरा करते हुए जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू ने एक संविधान का निर्माण किया था। हालांकि सभी पार्टियों द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया गया। तो सबसे पहले भारत में संविधान बनाने वाले व्यक्ति मोतीलाल नेहरू थे, जो उन्होंने 1928 ईस्वी में बनाया था, और उसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। ये इतिहास हम लोग विस्तृत रूप से पढ़ते हैं, इसलिए मैंने पॉलिटी में उसे छोड़ दिया है। कभी अगर ऐसा आएगा कि नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार किया या संविधान लिखने का प्रयास किसने सबसे पहले किया, तो इसका आंसर होगा मोतीलाल नेहरू। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि संविधान सभा के गठन की मांग या संविधान निर्माण की मांग सबसे पहले किसने की थी, वो होगा एम.एन. राय। मैंने लिख दिया है, संविधान सभा के गठन की मांग प्रथम बार 1934 ईस्वी में एम.एन. राय, मानवेंद्र नाथ राय ने किया था, जो एक वामपंथी नेता थे। इन्होंने सबसे पहले ये मांग किया कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए, जिसके माध्यम से हम भारतीय अपना संविधान बनाएंगे। लेकिन एक लंबे समय के बाद 1934 में इन्होंने मांग किया, लेकिन भारत में उस समय सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस थी। कांग्रेस जब तक इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती तब तक अंग्रेज सरकार इस बात को नहीं मानते। तो आधिकारिक रूप से, ऑफिशियल रूप से 1934
कांग्रेस ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा 1935 ईस्वी में इस मांग को स्वीकार किया गया कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। तीसरा, अंग्रेजों द्वारा इसे कब स्वीकार किया गया? तो सबसे पहली बार 1940 ईस्वी में अगस्तस प्रस्ताव के द्वारा। 1940 ईस्वी में जब अगस्तस प्रस्ताव आया तो इसके द्वारा सबसे पहली बार इस बात को स्वीकार किया गया कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा और अंग्रेजों के द्वारा किया जाएगा। सब 3 पॉइंट आपको ध्यान में होना चाहिए। संविधान सभा के गठन की मांग सबसे पहले एमएन राय ने रखा 1934 ईस्वी में, जो एक वामपंथी नेता थे। कांग्रेस ने इसमें ऑफिशियली रूप से, आधिकारिक रूप से 1935 में एक्सेप्ट किया और अंग्रेजी सरकार ने इसे सबसे पहले 1940 ईस्वी में एक्सेप्ट किया। किस प्रस्ताव के द्वारा? तो अगस्तस प्रस्ताव के द्वारा। लेकिन यह असफल रहा पहली बार। उसके बाद 1942 में फिर से अंग्रेजी सरकार ने एक प्रस्ताव लाया जिसका नाम था क्रिप्स मिशन। यह भी असफल रहा। इसमें भी संविधान सभा के गठन की मांग थी। लेकिन भारत में जो संविधान सभा का गठन हुआ वो मांग एक्सेप्ट किया गया, या ऐसा कह सकते हैं धरातल पर लागू हुआ कैबिनेट मिशन के द्वारा, जो 1946 ईस्वी में लाया गया। नवंबर 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन लाया गया जिसके द्वारा भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। तो एग्जाम में अगर ऐसा आएगा कि किस योजना के द्वारा या किस मिशन के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया है, कैबिनेट मिशन। अगर ऐसा आएगा कि किस प्रस्ताव के द्वारा सबसे पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग को अंग्रेजों ने स्वीकार किया गया, तो अगस्तस प्रस्ताव होगा। तो नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का गठन कर दिया गया और इसकी पहली बैठक कई बार एग्जाम में आ चुका है। सबसे पहली बैठक संविधान सभा का 9 दिसंबर 1946 को हुआ, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को बना दिया गया। उसमें एक परंपरा पर जो आज भी भारतीय लोकसभा में देखा जाता है, फ्रांस से इसे अपनाया गया था। फ्रांस में ऐसा एक नियम है कि जब तक अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो तो सदन का जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है उसे बना दिया जाता है। तो भारतीय संविधान सभा में उस समय सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे, उन्हें बना दिया गया और ये अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए। और फिर जब 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई तो अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव हुआ और भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आपको 3 ही बैठक याद रखना है, 3-4 पॉइंट। सबसे पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ, फिर दूसरा बैठक कब हुआ और फिर अंतिम बैठक कब हुआ। ये 3 ही बैठक एग्जाम में आएगा। पहला 9 दिसंबर 1946 को, दूसरा 11 दिसंबर 1946 को। पहला बैठक में अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया गया और वो अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे, और दूसरे बैठक में अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया गया जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और क्या चुना गया? 2 उपाध्यक्ष, डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी। आपको ध्यान रखना है, भारतीय संविधान सभा के एक अध्यक्ष थे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन उपाध्यक्ष 2 थे, एक डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और एक डॉक्टर वी.टी. कृष्णामाचारी। और एक संवैधानिक सलाहकार का गठन किया गया, बी.एम. रॉय, जो संवैधानिक सलाहकार थे। तो ये 3-4 पॉइंट आपको सबसे पहले याद रखना है। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा पहले बैठक के द्वारा 9 दिसंबर 1946 में, दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ जिसके द्वारा एक अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और 2 उपाध्यक्ष, एक डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और एक वी.टी. कृष्णामाचारी और एक संवैधानिक सलाहकार बी.एम. रॉय। इतना समझ में आ गया आपको? तो चलिए आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब उसके बाद सबसे इंपोर्टेंट जो आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है, रेलवे सबके एग्जाम में, भारतीय संविधान को बनने में कुल कितना टाइम लगा। देखिए सब एक फर्क है, इसलिए मैंने क्लियरली लिखा है। भारतीय संविधान को बनने में 2 साल 11 महीना और 18 दिन, 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगा। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान सभा को बनने में कुल कितना वक्त लगा, तो 2 साल 11 महीना 18 दिन। लेकिन यदि ऐसा क्वेश्चन आएगा कि भारतीय संविधान को तैयार करने के लिए कुल कितना दिन संविधान सभा में बहस हुआ, बहस बनने में वक्त नहीं, बहस हुआ, तो 114 दिन होगा। आपको क्लियरली पता होना चाहिए। मैंने यहां लिख दिया है 114 दिन बहस।
बनने में कुल वक्त 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगा, लेकिन बहस कुल संविधान सभा में 114 दिन ही हुआ। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुल कितना रुपया खर्च हुआ? तो 64 लाख रुपया। भारतीय संविधान को तैयार करने में कुल 64 लाख रुपया खर्च किया गया। ये बात अलग है कि आज के वक्त में अगर संविधान बनता तो पता नहीं 64 करोड़ में भी नहीं होता, क्योंकि आजकल इतना करप्शन है। लेकिन हमारे संविधान सभा में शामिल नेता कितने ऑनेस्ट थे कि इतना सुंदर संविधान, इतना बड़ा संविधान जो कई देशों के संविधान से मिलकर बना है, उसको मात्र 64 लाख रुपए के खर्च से बना दिए, क्योंकि उस समय में करप्शन नहीं था। आज के डेट में अगर बनता तो 64 अरब भी रुपया लग सकता था, फिर भी ऐसा संविधान नहीं बनता, क्योंकि सभी नेता अपना अपना हिस्सेदारी मांगते। कोई कहते आरक्षण होना चाहिए, कोई दलित का, लेकिन उस समय में जितने लोग थे वो देश के बारे में पूर्णतः सोच रहे थे, और 64 लाख रुपया में ये संविधान बनकर तैयार हो गया। और कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, अब देखिए इसमें वर्ड सब पे आपको फोकस करना है, क्योंकि आप जो भी गलती करेंगे वो वर्ड की वजह से करेंगे। अगर एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान सभा को कब अपनाया गया, कब एडॉप्ट किया गया, कब अंगीकृत किया गया, किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा के द्वारा संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। आप भारत की प्रस्तावना पढ़ते होंगे, हमारा अगला चैप्टर होगा भारत का प्रियम्बल, भारत की प्रस्तावना। तो उसमें आप देखिएगा प्रस्तावना में यही डेट लिखा हुआ है, 26 नवंबर 1949। तो संविधान सभा के द्वारा संविधान को 26 नवंबर 1949 में ही अपना लिया गया, अर्थात संविधान तब तक बन गया था, 26 नवंबर 1949 तक बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया था। लेकिन ये पूरे देश में तभी नहीं लागू किया गया, इसे केवल संविधान सभा के द्वारा तभी अपना लिया गया। फिर मैंने आपको बताया था आपको 3 बैठक याद रखना है। सबसे पहला बैठक जो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, दूसरा बैठक जो 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, और तीसरा बैठक आपको याद रखना है, ये सबसे अंतिम बैठक है, 24 जनवरी 1950 को। अगर एग्जाम में प्रश्न आएगा कि भारतीय संविधान को तय करने के लिए सबसे अंतिम बैठक कब हुआ, तो वो 24 जनवरी 1950 को हुआ। सबसे अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949 नहीं, 24 जनवरी 1950 को। और फिर पूरे देश में संविधान को लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया। अब देखिए यह एक बात समझने योग्य है कि संविधान बनकर तो 26 नवंबर 1949 को ही हो गया था, लेकिन इसको क्यों 2 महीने के लिए टाला गया? इसे पूरे देश में 26 नवंबर 1949 को ही लागू क्यों नहीं कर दिया गया, बल्कि इसे 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू किया गया? तो इसके पीछे इतिहास की एक घटना है। जब हमारे देश में स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, तो दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन के माध्यम से पूरे देश में स्वतंत्रता मनाने का संकल्प रखा गया था, और 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। और उस समय में देश तो स्वतंत्र नहीं हुआ, देश को 15 अगस्त 1947 को अचानक आजाद हो गया। तो वो 26 जनवरी 1930 का, वो जो 26 जनवरी का जो यादगार दिन है, उसी को यादगार बनाने के लिए जब 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो भी गया, इसे 2 महीने के लिए टाल दिया गया और 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू कर दिया गया। तो आपको ध्यान रखना है, कभी एग्जाम में ये भी आ सकता है कि 26 जनवरी 1950 को ही देश में संविधान क्यों लागू किया गया। आपको ध्यान रखना है कि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, उसी डेट को यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में संविधान लागू कर दिया गया। फिर एक पॉइंट मैंने आपको लिख दिया है, गणतंत्र मींस रिपब्लिक। आपको गणतंत्र का अर्थ पता होना चाहिए। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को ही आजाद हो गया था, तो हमारा देश स्वतंत्र 15 अगस्त को ही हो गया था, लेकिन हमारा देश गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को हुआ। अब देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन है जो कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, जैसे भारत एक लोकतांत्रिक देश भी है और एक गणतांत्रिक देश भी है, जबकि जो ब्रिटेन है वो केवल लोकतांत्रिक देश है, गणतांत्रिक देश नहीं है। ये लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक देश में क्या अंतर होता है? अधिकांश लोगों को लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। 12th के बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन भी आ चुका है और कंपटीशन में भी आ चुका है। तो लोकतंत्र का मतलब होता है ऐसा देश जहां लोगों के द्वारा सरकार का चयन होता है,
और आप देखिएगा हर एक देश में दो पद होता है, एक संवैधानिक अध्यक्ष और एक सरकार का अध्यक्ष। जैसे हमारे देश में सरकार के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं और संवैधानिक जो प्रधान है वो राष्ट्रपति है। तो जो जिस देश में संवैधानिक प्रधान और सरकार के प्रधान दोनों का चयन किया जाता है उसे लोकतांत्रिक भी कहते हैं और गणतांत्रिक भी कहते हैं। जैसे सरकार के अध्यक्ष का चयन तो हर एक देश में लोगों के द्वारा ही किया जाता है, जैसे भारत में भी किया जाता है, ब्रिटेन में भी किया जाता है, अमेरिका में भी किया जाता है। इसलिए भारत भी लोकतांत्रिक है, ब्रिटेन भी लोकतांत्रिक है, अमेरिका भी लोकतांत्रिक है। लेकिन जैसे भारत में गणतांत्रिक प्रधान का भी चयन होता है। जैसे भारत में संवैधानिक प्रधान कौन है? राष्ट्रपति है। अब हमारे देश में राष्ट्रपति भी वंशानुगत नहीं होते, उनका भी चयन होता है। ये अलग बात है कि उनका अप्रत्यक्ष तरीके से चयन होता है, उनका प्रणाली दूसरा है जिसमें लोग मतदान में हिस्सा नहीं लेते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य उसमें हिस्सा लेते हैं, लेकिन वो वंशानुगत नहीं है। जैसे अभी रामनाथ कोविंद है तो ऐसा नहीं है कि रामनाथ कोविंद का कोई बेटा होगा, या जैसे प्रणब मुखर्जी थे तो ऐसा नहीं है कि अगला राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का बेटा बना, ऐसा नहीं है हमारे देश में। हर बार देखिए आप चुनाव होता है और फिर चेंज हो जाता है, लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में ये वंशानुगत परंपरा है, जैसे महारानी है फिर उनकी बहू होगी। जापान में भी ऐसा है, कोई राजा होता है फिर ये वंशानुगत रूप से चलता है। तो जैसे ब्रिटेन है लोकतांत्रिक तो है लेकिन गणतांत्रिक नहीं है, जापान लोकतांत्रिक है गणतांत्रिक नहीं है, लेकिन भारत लोकतांत्रिक भी है और गणतांत्रिक भी है, क्योंकि यहाँ सरकार के अध्यक्ष का भी चुनाव होता है और संवैधानिक अध्यक्ष का भी चुनाव किया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर आपको ध्यान रखना है कि मूल संविधान में जब संविधान बनकर तैयार हो गया तो उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची था। आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि अक्सर ये एग्जाम में आ जाता है कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, कितने भाग थे, कितने अनुसूची थे। तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची। लेकिन अभी वर्तमान का जो संविधान है, अभी वर्तमान में बहुत सारा सुधार हुआ है। तो 448 अनुच्छेद है, 25 भाग है और 12 अनुसूची है। ये बात अलग है कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सबसे विशालकाय संविधान है और उसमें इतना सारा संशोधन भी होता जा रहा है। जबकि अमेरिका का संविधान छोटा भी है लेकिन उसमें संशोधन भी बहुत कम हुआ है। आप खुद ही देख सकते हैं, शुरू में 395 था, अभी 448 अनुच्छेद है। मूल में 22 भाग था, अभी 25 भाग है। 8 अनुसूची था, अभी 12 अनुसूची है। इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे अगला चैप्टर में अभी पढ़ाऊंगा आपको तो उसमें बताऊंगा भारत का इतना विशालकाय संविधान क्यों है, क्या वजह है। जैसे बहुत सारे लोग सीधे बोल देते हैं भारत का इतना विशालकाय संविधान है, अमेरिका का इतना छोटा है। लेकिन आपको अमेरिकन कल्चर और भारत के कल्चर में, अमेरिका की ज्योग्राफी, अमेरिका की संस्कृति और भारत की संस्कृति में अंतर को भी महसूस करना होगा। तो ये जितने सारे फैक्ट हैं वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी संविधान के निर्माण से संबंधित और भी कई महत्वपूर्ण तथ्य है, उसको हम लोग देखते हैं। इतना पहले आप देख लीजिए। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ, अच्छे से ले लीजिए और बार बार रिवाइज कर लीजिएगा, फिर आगे के तथ्य को हम लोग देखेंगे। चलिए, संविधान सभा से संबंधित कई सारे फैक्ट हम लोग देख चुके हैं। अब कुछ और फैक्ट जो एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है और जो परीक्षाओं में कई बार दोहराया जा चुका है, रिपीटेड किया जा चुका है, वो फैक्ट मैं लेकर आपके सामने रख रहा हूं। एक चीज आपको ध्यान रखना है, कोई स्टूडेंट अगर ये मुझे पूछे कि इसमें से कौन सा इंपोर्टेंट है, तो आप ध्यान रखिए, मैं कई बार खुद ही पढ़कर और एग्जाम की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक देकर आपको फैक्ट दे रहा हूं। फिर मैं आपको जो भी बता रहा हूं, कम से कम मैं जो लिख दे रहा हूं उसमें से कोई भी छोड़ने योग्य फैक्ट नहीं है, वो सभी एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। अदरवाइज बहुत सारा फैक्ट है, बहुत सारा कहानी है। मैं खुद ही यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, मैं काफी विस्तृत रूप से पढ़ा हूं, लेकिन आपको उतना नहीं जानना है इसलिए मैं आपको उतना विस्तृत रूप से नहीं पढ़ा रहा हूं। अदरवाइज आप फैक्ट के तले दब जाएंगे, आपसे एग्जाम नहीं निकलेगा लेकिन आपको बहुत सारा जानकारी हो जाएगा। अगर मुझे सिर्फ संविधान सभा पे लेक्चर देना होता तो मैं खड़ा है कि बहुत देर तक आपको पढ़ा सकता था, लेकिन एग्जाम में उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो आपको उन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है जिससे एग्जाम निकले। बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक देखना है, ना कि केवल फैक्ट के तले दब जाना है, केवल फैक्ट इकट्ठा करना है, नई नई जानकारी पता लगाना है। ये आप जॉब लेने के बाद भी कर सकते हैं। जॉब लेने के बाद संविधान सभा पे बहुत मोटा मोटा बुक आता है, वो आप पढ़ सकते हैं और अपनी नॉलेज को काफी बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी आपके लिए उतना ही जरूरी है जो एग्जाम में है। तो चलिए देखिए,
अब देखिए ये एग्जाम में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि जब संविधान सभा बनकर तैयार हो गया तो कितने सदस्यों ने उस पर हस्ताक्षर किया था। तो आपको ध्यान रखना है कि संविधान बनने के बाद उस पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की संख्या 284 थी। ये आपको याद रखना है क्योंकि जब संविधान सभा का गठन हो गया था हुआ था तब सदस्यों की संख्या कुछ और थी, 389 थी, लेकिन संविधान बनने के बाद हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की संख्या उस पर 284 थी। फिर आपको ये याद रखना है, कभी आपको एग्जाम में आ जाएगा क्या संविधान सभा पूरी तरह से लोकतांत्रिक सभा थी? तो नहीं, संविधान सभा पूरी तरह से लोकतांत्रिक सभा नहीं थी क्योंकि इसमें सदस्यों का चुनाव दो रूप से किया गया था। कुछ सदस्य चयनित थे जिनका चुनाव किया गया था, जैसे कांग्रेस ने किया था, बहुत सारे प्रांतों से किया गया था, और कुछ जो सदस्य थे वो मनोनीत थे। मींस देशी रियासत से जितने सदस्य चुनने का अधिकार दिया गया था तो देशी रियासत के जो भी राजा थे उन्होंने अपने सदस्य को मनोनीत करके भेजा था, उनका कोई चुनाव नहीं हुआ था। वो राजा ने जिस सदस्य को भेज दिया संविधान सभा में वही देशी रियासत का प्रतिनिधित्व कर रहा था। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि संविधान सभा एक लोकतांत्रिक सभा नहीं थी या आंशिक रूप से चयनित थी। चयनित इसलिए थी कि कांग्रेस द्वारा जितने सदस्य थे उनका चुनाव हुआ था, और आंशिक रूप से मनोनीत थे क्योंकि देशी रियासतों के जितने सदस्य थे उनको वहां के राजा ने मनोनयन करके भेजा था। और आपको यह भी याद रखना है कि कितनी जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव हुआ था संविधान सभा में, तो ऑन एन एवरेज 10 लाख सदस्य थे। मैंने लिख दिया है प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पे एक सदस्य, 10 लाख पॉपुलेशन मींस 10 लाख जनसंख्या पे एक संविधान सभा के सदस्य का चुनाव हुआ था, और इस तरह से कुल मिला के संविधान सभा का निर्माण किया गया था। फिर आपको एक इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखना है, जैसे मैंने संविधान के लिए आपको पढ़ाया कि पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को, दूसरा 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा को अपनाया गया, संविधान को अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को, और संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को, और संविधान पूरे देश में लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। उसी तरह आपको याद रखना है कि एक उद्देश्य प्रस्ताव जो आगे चलकर भारत का प्रियम्बल बना, भारत की प्रस्तावना बना, उसको 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया, जिसे सर्वसम्मति से, पूरे सर्वसम्मति से संविधान सभा के सदस्यों ने 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था इसमें मोटे मोटे तौर पर उन बातों को इंक्लूड किया गया था जो कि भारतीय संविधान के मूलभूत दर्शन थे। अभी यही उद्देश्य प्रस्ताव वर्तमान समय में भारत का प्रस्तावना बन गया है, प्रियम्बल बन गया है। जैसे इसमें मोटे मोटे सभी बातें भारतीय संविधान के जो मूलभूत आदर्श हैं वो इसमें शामिल है। तो आपके एग्जाम में आ सकता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने लाया, तो जवाहरलाल नेहरू ने। कब लाया, तो 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के द्वारा कब पारित किया गया, तो 22 जनवरी 1947 को। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि भारतीय प्रस्तावना संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को नहीं अपनाया गया, वो उसी डेट को अपनाया गया जिस तिथि को संविधान को भी अपनाया गया, जैसे 26 नवंबर 1949। भारतीय प्रस्तावना को भी 26 नवंबर 1949 को ही अडॉप्ट किया गया, या ये आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा क्योंकि भारतीय प्रस्तावना से एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, वो हमारा अगला चैप्टर है। कुछ और फैक्ट जो आपको याद रखना है, ये काफी इंपोर्टेंट फैक्ट है। वन डे का जितना एग्जाम होता है, ग्रुप डी का एग्जाम होता है और डिफेंस का एग्जाम होता है, उसमें ये फैक्ट काफी आता है। बच्चों को ये फैक्ट सब पता भी होता है। जैसे भारतीय संविधान सभा के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है। बी.आर. अम्बेडकर को क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक वजह है इसका, संविधान सभा को बनाने के लिए कई सारे कमिटी बनाए गए थे। जैसे बहुत सारे सदस्यों को कमिटी के रूप में बांट दिया गया था और सभी समिति को अलग अलग काम दिया गया था। उसमें बहुत सारा समिति है, वो सभी समिति आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट नहीं है, इसलिए वो सभी मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इससे फैक्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा और आपके एग्जाम में आएगा नहीं। कुछ चुनिंदा समिति एग्जाम में आता है जो मैं लिख दिया हूँ। उसमें सबसे इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट समिति था प्रारूप समिति, जिसे इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसी वजह से
भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का जनक कहा जाता है, क्योंकि ये प्रारूप समिति फाइनली ये डिसाइड करती थी मींस संविधान में क्या से इंक्लूड होगा। और संविधान सभा को बनाने में, संविधान को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान इसी कमिटी का है। इसके अतिरिक्त कुछ और कमिटी जो आपकी एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है, जैसे संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, इस दोनों के प्रधान नेहरू जी थे, इस दोनों के अध्यक्ष संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति। फिर एक समिति है प्रांतीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। यही 3-4 समिति आपको याद रखना है, इससे ज्यादा नहीं याद रखना है। ऐसे बहुत सारा समिति है, लेकिन अभी तक प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम में पूछा गया है इस समिति से आगे नहीं गया है, और आपके एग्जाम में सामान्यतः इस समिति से बाहर का कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा। तो भारतीय संविधान से संबंधित इतने तथ्य आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसमें से एक भी छोड़ने लायक नहीं है, और ये सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो भारतीय संविधान सभा से संबंधित कोई भी क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं है। और कुछ तथ्य है, और अगला चैप्टर में मैं आपको तथ्य लेकर आऊंगा, जैसे भारतीय संविधान की क्या सब विशेषता है, जैसे भारतीय संविधान की आलोचना भी किया जाता है, क्यों किया जाता है, फिर क्या सब ऐसा हमारे संविधान में है जो दूसरे के संविधान से अलग है, फिर भारतीय संविधान में कौन सा चीज कहां से लिया गया है, जैसे मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है, ऐसा बहुत सारा चीज है, जैसे नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है। ये सभी चीजें आप जानने के लिए लगातार मेरा वीडियो देखते रहिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप अच्छे से पूरा पॉलिटी अपना तैयार कर सकते हैं। तो आज का क्लास मैं यही पर समाप्त करता हूं। आप पूरा वीडियो देखिए और आप ये जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां लाइक का बटन दबाइए और कमेंट कीजिए, इससे मैं भी मोटिवेट होऊंगा। फिर मैं कल आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊंगा और आपको काफी मजा आएगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए थैंक यू एवरीवन, और आप लोगों को बहुत सारा धन्यवाद। मैं हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और घर पे आप रिवाइज कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू।